आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए इस लाइव सेशन में। आज मैं खास तौर पे जब आप लोगों ने मुझसे पूछा इस बारे में तो मैंने कहा मैं इस पे जरूर बात करूंगा। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि मुझे पिछले कुछ वक्त से ऐसा लग रहा है कि भारत के ऊपर ये सबसे ज्यादा संकट की घड़ी है। भारत जिन परिस्थितियों से अभी गुजर रहा है, स्पेशली ये कोविड-19 के सिलसिले में, एक पूरे विश्व में ऐसा कुछ मान्यता सी बनती जा रही है कि इस नया युग जिसको सब बोलते हैं, मैं न्यू वर्ल्ड बोलता हूँ खास तौर पे, इसमें कहीं ना कहीं भारत का वर्चस्व जो है बहुत जोर शोर से बनने वाला है। ऐसे में हम लोगों को ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे दुश्मन कौन है, कौन जो है चाहते नहीं है कि हम आगे बढ़े, वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। इसको समझने के लिए मैंने सोचा थोड़ी बातचीत की है। तो आप यूं देखिए कि कोरोना, ये कोविड-19 की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये किसी भी विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री के कारण नहीं। ये जो दो तीन जो बड़े पावरफुल नेशंस हैं, इन लोगों की जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमीज में जो मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड है, जो अपनी मोनोपोली, अपना वर्चस्व जिसको बोलते हैं, अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश करने की जो इनकी ख्वाहिश है, जो इनकी इच्छा है, उसके कारण ये स्टैब्लिश हुई, ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। नाउ देखने वाली बात यह है कि इसमें अब भारत को किस तरह से, भारत का क्या रोल है। तो जिसको मैंने अर्बन नक्सल बोला, ये अर्बन नक्सल कोई ऐसा नहीं है कि एक दो लोग हैं या चार लोग हैं जिनको आप अर्बन नक्सल बोलते हैं। ये अर्बन नक्सल वो लोग भी नहीं है जो किसी गवर्नमेंट का या मोदी गवर्नमेंट का विरोध करते हैं, वो तो एक नॉर्मल ओपोनेंट्स हो सकते हैं। तो ये समझने वाली बात बहुत जरूरी है कि अर्बन नक्सल आखिर है कौन। ये अर्बन नक्सल्स जो हैं, ये एक तरफ रेड टेरर मनी, यानी जो कम्युनिस्ट कंट्रीज का जो पैसा है वो, और दूसरी तरफ इस्लामिक टेररिज्म, उसका जो पैसा है, उसकी फंडिंग से, उसके एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में जो ये चाहता है कि किसी तरह से ये कम्युनिस्ट इस्लामिक ब्लॉक इस दुनिया में जो है वो डोमिनेट करे। और इसमें क्या हो गया, ये सारी जो प्रिविलेज्ड क्लास है, जो प्रिविलेज्ड क्लास मतलब जो लोग सत्ता पहले उनके पास थी और आज नहीं है, ये सारी दुनिया में, अमेरिका में भी यही हो रहा है, ब्रिटेन में भी यही है, फ्रांस में भी यही है, जर्मनी में भी यही है। तो जो लोग किसी भी तरह से पूरे वर्ल्ड में अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं और डेमोक्रेटिक और लीगल तरीकों से नहीं करना चाहते हैं, बल्कि एनार्की फैला के कंट्रीज के अंदर, नेशंस के अंदर एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करके, जिसमें जो लोग एक जो इनोसेंट कॉमन जो मिडिल क्लास जो है, जो कॉमन मैन है एक सोसाइटी और कंट्री का, उन लोगों के दिमाग में जो असंतोष है, जो डिससेटिस्फेक्शन है, जो कि कोरोना की वजह से होता है, कभी इकोनॉमी की वजह से होता है, कभी सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से होता है। विश्व में कभी ऐसा युग नहीं आया जिसमें सब लोग सेटिस्फाइड। तो उस डिससेटिस्फेक्शन को जो है अपना एम्युनिशन बना के एक इकोनॉमी या एक कंट्री या नेशन को पहले कल्चरली डिसरप्ट करना, एक उसके अगेंस्ट कल्चरल जेनोसाइड क्रिएट करना, और उसके बाद उसकी इकोनॉमी और फिर डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करना, ये जो लोग करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड फैशन में इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन के अंतर्गत, वो जो लोग हैं वो हैं अर्बन नक्सल्स। ये अलग बात है कि शब्द को अब धीरे धीरे लोग अलग अलग तरह से यूज करने लगे। मैंने ये इसलिए यूज किया था क्योंकि इंडिया में जो नक्सलिज्म पिछले 50-60 साल से चल रहा है, कोई भी मूवमेंट देखिए 60 साल 50 साल नहीं चल सकता। वो तभी चल सकता है जबकि वेल फंडेड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, लोग इन्वॉल्व हो। तो
इंडिया में ये जो है ये 100% आई रियलाइज्ड कि ये पूरी तरह से ये पूरी तरह से फंडेड है। और ये फंडिंग जो है ये इन्हीं दो सोर्स से आता है। एक तरफ तो ये रेड टेरर मनी है जो कम्युनिस्ट कंट्री से आता है, और दूसरी तरफ जो है इस्लामिक फंडिंग। अब ये क्या करते हैं आप, ये कहने को तो ये कहते हैं हम गरीब, वंचित, शोषित लोगों का, मतलब जो वीक, अंडर प्रिविलेज्ड, ऑप्रेस्ड जो लोग, जो कम्युनिटीज हैं, उन तबकों का भला करने के लिए हम काम करते हैं। अब उनका भला कैसे होगा? उनका भला तब होगा जब वहां पे स्कूल्स बने, जब वहां कॉलेजेस बने, जब यूनिवर्सिटीज आए, जब वहां हॉस्पिटल्स आए, जब वो लोग जो है एक डेमोक्रेसी के एजुकेशन, हेल्थ, सिविल डेवलपमेंट, जस्टिस सिस्टम, सोशल जस्टिस सिस्टम, रिफॉर्म्स का पार्ट बने। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जब भी रोड बनती है उसको ये आईईडी से उड़ा देते हैं, लैंड माइन्स। ये लोग स्कूल बनने नहीं देते हैं, ये लोग हॉस्पिटल्स बनने नहीं देते हैं, ये लोग गांव में पंचायत चलने नहीं देते हैं। ऊपर से ये लोग जो गांव के लोग हैं उनका एक्सटॉर्शन करते हैं, छोटे छोटे बच्चों का एक्सटॉर्शन करते हैं, डॉक्टर जाता है उनको एक्सटॉर्ट करते हैं, स्कूल के टीचर्स होते हैं उनको एक्सटॉर्ट करते हैं, और इस तरह से जो ट्रक्स आते हैं, गाड़ियां आती हैं, बसें जाती हैं, उनको एक्सटॉर्ट करते हैं। और ये लोग पुलिस फोर्सेस और आर्मी को अपना दुश्मन मानते हैं। क्यों मानते हैं पता नहीं। अगर आप एक रिबेल प्रोसेस में, अगर आप गरीब और कमजोर लोगों के वेलफेयर के लिए अगर आप एक मूवमेंट चला रहे हैं, तो पुलिस तो आपकी सबसे बड़ी आपके काम की चीज है। अगर आप पुलिस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, अगर आप पुलिस को मार रहे हैं गोली बारूद से, इसका मतलब यह है कि आप स्टेट के दुश्मन हैं। और पुलिस क्या करती है इन इलाकों में? पुलिस जो है वो स्कूल्स बने इसलिए खड़ी होती है, जो सीआरपीएफ है वो सड़कें बने इसलिए खड़ी होती है। इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है कि डेवलपमेंट हो। एक तो ये बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते हैं, ऊपर से कहते हैं कि एजुकेशन होना चाहिए। ये एक बड़ी सी कॉमन सिंपल टैक्टिक है। और तीसरी चीज ये क्या करते हैं कि अपने मूवमेंट में ये औरतों को और बच्चों को आगे शील्ड बना के खड़ा कर देते हैं। ये इनकी पूरी कम्युनिस्ट कंट्रीज में अगर आप देखें, जितने भी इनके रेवोल्यूशन हुई है, इसमें ये की कॉमन टैक्टिक्स। आज अमेरिका में जो हो रहा है आप देखिए क्या, रेसिज्म अमेरिका में इतनी ज्यादा है। भारत में तो फिर भी रिजर्वेशंस हैं दलितों के लिए, मुस्लिम्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अमेरिका में तो कोई प्रोविजन भी नहीं है। इंडिया में कम से कम माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी एक साथ मिलजुल के काम तो करते हैं, पर इनका तो वो भी नहीं है, जो कि बहुत गलत है। पर फिर भी एक गलती को आप तभी ठीक कर सकते हैं जब कोई लॉ बने और उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल समाधान निकले। अगर उसका संवैधानिक समाधान नहीं निकल रहा है तो वो सिर्फ मात्र एक प्रोटेस्ट है। और चूंकि ये जो नक्सल लोग हैं, जो माओइस्ट आइडियोलॉजी को पकड़ के चलते हैं, और इन लोगों ने, इनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिले, इसलिए जो डिसग्रंटल्ड, डिससैटिस्फाइड इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, जो रिलीजन के बेस पे लोगों को मारते हैं, ये लोग आइडियोलॉजी के बेसिस। तो ये जो रिलीजियस टेररिज्म और जो आइडियोलॉजिकल टेररिज्म है, माओइज्म का और इस्लामिक, इन दोनों ने, चूंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस तरह से ये लोग आपस में जुड़ गए। ये बड़ा सिंपल सी बात है, कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ विवेक अग्निहोत्री ने इन्वेंट की है। ये अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा सा रिसर्च करें, आप अगर इंटरनेशनल न्यूज पढ़े, तो आपको अपने आप समझ। आप कभी देखिए बेल्जियम में इन लोगों की मीटिंग होती है, कभी फ्रांस में होती है, कभी जर्मनी में। इसीलिए आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज में जितने रिफ्यूजीज लोग गए, उनके जाने के बाद जो है एक जनरल डाउनटाउन में क्राइम रेट और एक फियर साइकोसिस जो है अपने आप बढ़ी है। क्यों बढ़ी है आप बताइए? रिफ्यूजीज क्यों करेंगे? अगर आप रिफ्यूजी बन जाएंगे तो आप क्या ऐसा करेंगे? नहीं, क्योंकि रिफ्यूजीज के नाम पे कई सारे लोगों को ये कम्युनिस्ट लोगों ने उन कंट्रीज में प्लांट किया।
आज अमेरिका में आप देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये रेसिज्म की प्रोटेस्ट में लूट मार कर रहे हैं, राइट्स कर रहे हैं, आप क्या, ऐसा संभव ही नहीं है। ये बात लॉजिकली और लॉजिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि वर्ल्ड की कोई सी भी जो प्रोटेस्ट है, दुनिया में कोई भी प्रोटेस्ट जो है, स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट 4, 5, 6 घंटे, ज्यादा से ज्यादा एक दिन, वो भी संडे के दिन से ज्यादा चल ही नहीं सकती। और इसके ऊपर तमाम सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल साइंस की स्टडीज है। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जिसको समझने में आपको टाइम लगे। कोई भी प्रोटेस्ट जो एक दिन, वो भी एक वीकेंड या हॉलीडे के दिन, या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो वीकडे के अलावा अगर चल रही है, इसका मतलब उसके पीछे बहुत सारी वेस्टेड एजेंसीज इन्वॉल्व। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेस्टेड एजेंसीज हमेशा गलत हो, लेकिन उसके पीछे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, उसके पीछे फंडिंग इन्वॉल्व है, उसके पीछे देखिए, हर आदमी के पास आइडिया नहीं होता प्लेकार्ड क्या होना चाहिए। तो एक जो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट इंडस्ट्रीज दुनिया में जो लोग चलाते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी तरह से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काम करना चाहते हैं। जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट करते हैं। वो लोग सिर्फ किसी भी बात के लिए खड़े होकर प्रोटेस्ट नहीं करते, उसके पीछे उनका एक मकसद होता है। जैसे मार्टिन लूथर किंग ने जो प्रोटेस्ट की थी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए, नए लॉज बनाने की प्रोटेस्ट थी। और दूसरी जो है डिसग्रंटल्ड प्रोटेस्ट होती है, जिसमें लोगों को किसी भी तरह का गुस्सा होता है स्टेट के अगेंस्ट, अथॉरिटी के अगेंस्ट, और उसको लेके लोगों को इमोशनली एक कलेक्टिव हिस्टीरिया क्रिएट करके जब प्रोटेस्ट को मैन्युफैक्चर और ऑर्गेनाइज और फंड किया जाता है, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाता है, तो आप समझ लीजिए उसके पीछे कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट और एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। और इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये जो हैं, ये जनरली कम्युनिस्ट और इस्लामिक फंडिंग से ही होती हैं, क्योंकि आज तक कोई और फंडिंग इसके पीछे पाई नहीं गई। जब भी पाई गई है, यही दो ही टेरर ग्रुप पाए गए। इसीलिए इनके जितने टेरर ग्रुप्स हैं, आप देखिए वर्ल्ड के 5, CIA की रिपोर्ट ले लीजिए, यूएनओ की ले लीजिए, वर्ल्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन की ले लीजिए। मैं कई सारी काउंटर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता हूँ। आप वर्ल्ड की कोई सी भी क्रेडिबल रिपोर्ट ले लीजिए, उसमें आपको जो टॉप 5, एक्चुअली टॉप 10 तक, पर टॉप 5 डेफिनेटली जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी, वो आपको इस्लामिक और रेड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी। और आज की तारीख में ये रेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये यूरोप से नहीं निकलती हैं। ये सारी की सारी कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनकी लिंक जो है चाइना से। तो ये सारा खेल है वर्ल्ड में ग्लोबल डोमिनेशन का है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहले कोल्ड वॉर जब चल रहा था, वो वॉर चल रहा था रशिया और यूएस के बीच में। अब ये जो वॉर है, ये ग्लोबल डोमिनेशन का है, ये सिर्फ एक कंट्री से महायुद्ध नहीं है। तो ऐसे में आपको ये समझना है कि अब इसको कैसे लड़ा जा रहा है। ये है 5th जनरेशन वॉर, जिसको 5G वॉर। 5G वॉर जो है, वो इन्फो वॉर है, एक तरह का साइबर वॉर है। एक जो एस्टेब्लिश्ड एक थ्योरी है, वो ये है कि फैक्ट्स, लोगों को ये बात पता है कि आम आदमी जो होता है, आम जनता जो होती है, वो जनरली फैक्ट्स की चिंता नहीं करती। सब फैक्ट्स 100 बार समझाओ, आप लोगों को 100 बार समझाइए कि अर्थ जो है वो गोल नहीं है, वो ओवल शेप की है, लेकिन सारी दुनिया उसको गोल ही मानती है। और अगर कोई आदमी खड़े होकर बोले कि तुमको बेवकूफ बनाते हैं, एक्चुअली धरती गोल है, तो लोग मान लेंगे उसकी बात, वो गोल है, क्योंकि लोग रिटोरिक को पकड़ के चलते हैं। आदमी रैशनैलिटी को सिर्फ आर्ग्यूमेंट यूज कर के लिए, या अपने जॉब में, या कंप्यूटर्स यूज कर रहा है, या कुछ काम करता है, सिर्फ उसके लिए यूज करता है। पर डे टू डे लाइफ में आदमी की जो मान्यताएं हैं, जो बिलीफ और फेथ सिस्टम है, वो कभी भी फैक्ट्स को बेस नहीं। एक्चुअली कई सारे ऐसे रिसर्च हैं जिसमें लोगों से तमाम फैक्ट बेस्ड सवाल पूछे गए, और 90% लोग जो है उसका सही जवाब दे नहीं पाते। उनको विश्वास है कि जो वो मानते हैं, क्योंकि वी आर इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग ये नहीं, आज जैसे कोरोना की महामारी के कारण प्रॉब्लम है, अमेरिका में देखिए क्या हुआ। आज 3 महीने घर में बैठ के लोग ये भूल गए कि वो 3 महीने इसलिए अंदर बैठे थे क्योंकि उनकी लाइफ पे डेंजर था। इट्स अ वंस इन अ नॉट इवन लाइफ टाइम, it's perhaps the first time something like this has happened at a global level, जब सारी दुनिया के लोग एक साथ बैठे। पर ऐसे में जैसे अगर कोई मर जाए तो सबसे पहले वल्चर्स आ जाते हैं उसको खाने के लिए, इसी तरह से आप देखिए कि दुनिया में जब भी कोई संकट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले पॉलिटिकल वल्चर्स जो हैं
वो वहां पे पहुंच जाए। और आज की दुनिया में आप खुद गैस करिए पॉलिटिकल वल्चर कौन हो सकता है। आज की दुनिया में भारत जैसी इकोनॉमी जो कि धीरे धीरे धीरे, आप देखिए भारत की इकोनॉमी तो कुछ भी नहीं थी, आज जो है वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रही है। वर्ल्ड की 3 या 4 जो सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज है उनमें से एक होने जा रही है। तो सबसे बड़ी इसमें संकट की जो घड़ी है वो चाइना की। दूसरी तरफ इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज सच अ ह्यूज मुस्लिम पॉपुलेशन, जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस, पर देखा जाए तो एक तरह से मेजॉरिटी है। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो इस तरह से इंक्लूसिव तरीके से उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देके, राइट्स मतलब उनको भारत का जो संविधान है उसमें राइट्स मिले, जो कि अमेरिका में नहीं मिले हुए ब्लैक्स को। वहां पे जॉब रिजर्वेशंस नहीं है, और जो है कुछ स्टेट्स में इतने वेग है कि किसी को पता नहीं वो क्या है। इंडिया में दलितों को, शोषित लोगों को, गरीब लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो मिले हुए हैं, ऐसी और कोई भी कंट्री नहीं है जहां पे इतनी तादाद में इस्लामिक पॉपुलेशन। तो दोनों तरफ से जो है ये डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश है। इसलिए मैं इनको अर्बन नक्सल बोलता हूं कि इन लोगों को इस जो ये साइबर वॉर है, जो इन्फो वॉर है, इसमें एक आइडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन देने वाले जो लोग हैं वो है मीडिया, वो है इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स का मतलब ये है जो लोग की एक इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरनेशनल फोरम्स में जो अपनी बुक्स लिखते हैं, पेपर्स लिखते हैं, जो लोग इन्फ्लुएंस करने की इंटेलेक्चुअली ताकत रखते हैं, आइडियोलॉजी। तीसरे हैं एकेडमिशियंस, और चौथे हैं एनजीओ, सोशल वर्कर्स। मैं जानता हूं कि इस बात को लेकर कई लोग जो है वो तरह तरह की लॉजिक ला सकते हैं, लेकिन ये फैक्चुअल बात है कि दुनिया में जितनी भी काउंटर टेरर एजेंसीज हैं उनने ये 100% है कि ये इन्फो वॉर जो है, आज जो इंफॉर्मेशन को लेके जो वॉर है, उसी के जरिए कंट्रीज को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए। और ये जो इन्फो वॉर है ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बता। तो लोगों की ये जो वीकनेस है कि लोग फैक्ट्स चेक नहीं करते हैं, फैक्ट्स चेक नहीं करना चाहते हैं, और लोग जनरली रिटोरिक को फॉलो करते हैं, एक सेंटीमेंट को फॉलो करते हैं। तो इसलिए सेंटीमेंट को क्रिएट करने में मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बाय रिपीटिंग दी रॉन्ग इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इसलिए आप देखिए आज वर्ल्ड का जितना भी मीडिया है, चाहे वर्ल्ड किसी भी कंट्री का हो, वो न्यूज नहीं देता है बल्कि व्यूज देता है, जो कि ओपिनियन बिल्डिंग है। और जब आप एक ओपिनियन, तो मैं कल ही एक बहुत ही साइंटिफिक बीबीसी की रिपोर्ट है कि न्यूज किस तरह से पिछले 3 महीने में कोरोना से रिलेटेड जो न्यूज है, वायलेंट न्यूज है, उसने किस तरह से 55% जो हार्ट पेशेंट्स है उनकी हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ा दी। विल कम टू दैट इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो ये मीडिया जो है ये बार बार एक व्यू को, एक ओपिनियन को आपके सामने प्रेजेंट करता रहता है, और धीरे धीरे आपका जो आइडियोलॉजिकल माइंडसेट है, वो जो न्यूज चैनल्स आपके सहमति की बात करती हैं, आप उनको देखना शुरू कर देते हैं और आप बाकी चैनल्स को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देते हैं। और फिर उसको रिकन्फर्म करने के लिए, रीअफर्म करने के लिए आप जो है फिर सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में उसी तरह के मैसेजेस आने लगते हैं, उन्हीं को फॉरवर्ड करने लगते हैं, सोशल मीडिया में उन्हीं अकाउंट्स को फॉलो करने लगते हैं, जो कि आपकी जो दिमाग में जो धारणाएं हैं उनको रीअफर्म और रिकन्फर्म कर, जिनको अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इको चेम्बर्स बोला जाता है। और स्लोली हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वो इतना लिमिटेड बनता जाता है, हम सिर्फ एक दूसरे की बात सुनने लगते हैं, और इसी बात का फायदा जो है ये टेरर ग्रुप्स इन्फो वॉर में उठाते हैं। आज अगर जब एक फेक न्यूज कोई लिखता है, और फेक न्यूज में आपको बताऊं, जो लोग फेक न्यूज के अगेंस्ट काम करते हैं वो भी फेक न्यूज ही लिख रहे हैं, जो लोग अपने आप को फैक्ट चेकर्स बोलते हैं वो भी फेक न्यूज ही लिख रहे हैं। ये जो पूरा इन्फो वॉर है, इसमें ये फेक न्यूज का ही वॉर है, जिससे कहते हैं कि कमरे में आप रोशनी इतनी ज्यादा कम कर दीजिए कि सब कुछ धुंधला हो जाए और आपको कोई चीज ढंग से नजर नहीं आए। कोई आपसे पूछे कि सामने वाली चीज का रंग क्या है, तो आपको सब कुछ ग्रे सा लगने लगे। तो आप फैक्ट्स की दुनिया में इतना ज्यादा झूठ भर दीजिए, इतनी ज्यादा ओपिनियंस भर दीजिए कि आदमी कंफ्यूज हो जाए पूरी तरह से
और उसके बाद जो उसकी धारणा है, जो उसका डिससेटिस्फैक्शन है, उसको वो सोर्स बना के किसी भी एक फैक्ट फॉल्स न्यूज के साथ चल रहे हैं। तो ये जो अर्बन नक्सलिज्म है वो इसका फायदा उठा। मोदी गवर्नमेंट की बुराई करने वाले अर्बन नक्सल्स नहीं है, इस बात पुकारते में बिल्कुल मत रहिए। किसी कोई रिलीजियस ग्रुप है जो आपके रिलीजन को नहीं मानता, वो अर्बन नक्सल नहीं है। ये अर्बन नक्सल्स जो हैं ये बहुत पावरफुल लोग हैं जो सारी दुनिया में हर डेमोक्रेसी में ये लोग किसी ना किसी तरह की अनार्की फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि इनको पता है कि पुलिस और आर्मी बहुत पावरफुल, उससे लड़ नहीं सकते, इसलिए ये लोग एक साइबर वॉर। आप जानते हैं कि कश्मीर, अभी मैं कश्मीर फाइल्स पे एक फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उस पर जब रिसर्च कर रहा था, कश्मीर में फेसबुक नहीं है, वहां पे एक अलग ही चीज है जिसका नाम है कैश बुक, KASH, कश्मीर बुक करके। अब कश्मीर कैश बुक में जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो सारी की सारी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू की आती है, जो कि इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसके अगेंस्ट, सिर्फ उसके अगेंस्ट एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम करती है। तो इस इन्फो वॉर से आज चाइना और जो इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इंडिया के अगेंस्ट एक नैरेटिव क्रिएट करके इंडिया में ही लोगों को कंफ्यूज करके एक दूसरे से लड़ा। अभी आपने देखा होगा जैसे लेबर माइग्रेशन की बात, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा हिंदुस्तान में जो कि बड़े शहर में रहता है वो लेबर की बहुत बुरी हालात देखता नहीं। आप गाड़ी से निकल के तो देखिए एक बार, आपको जगह जगह हर चौराहे पे, हर जगह पे लोग जो है सड़क के गटर के पानी से अपने बच्चों को नहलाते हुए दिखेंगे। ये एक आम दृश्य है। किस स्थिति में झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आप देखिए अर्बन एरिया में जो इस बात को जानता है। ये एक सत्य है, ये जीवन के सत्य हैं और इन सत्य के साथ हम जीते हैं। इस बात को सब जानते हैं कि ये प्रोसेस स्लो है, इस दुनिया में सब कुछ अनफेयर है, बहुत गरीब लोग भी हैं और बहुत पावरफुल लोग भी हैं, पावरफुल लोग उनको अप्रेस करते हैं, पर धीरे धीरे डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से उसको कम किया जा रहा है। आज भारत में 70 साल में धीरे धीरे जो कास्ट ऑपरेशन है वो काफी कम हुआ है, 70-80% कम हुआ है 15 अगस्त 1947 से। इसी तरह से लोग जो है गरीबी रेखा के ऊपर जा रहे हैं, चीजें बेटर हुई है पहले से, कोई भी चीज उससे ज्यादा खराब नहीं हुई है तो 70 साल पहले। लेकिन जब अभी ये माइग्रेशन का जब हुआ तो आप देखिए किस तरह से इतनी सारी फोर्सेस एक साथ आ गई और इंडिया के अगेंस्ट एक इंटरनेशनल नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, जैसे कि इस कंट्री में लोगों पे अत्याचार हो रहा है, लोगों को भुना जा रहा है, जो हुआ बहुत गलत। इसी तरह अमेरिका में जो अभी चल रहा है, इसके पीछे भी ये सारी कम्युनिस्ट रेड टेरर फोर्सेस इन्वॉल्व है और इस्लामिक फोर्सेस इन्वॉल्व है जो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। और मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय कॉर्पोरेट हाउसेस और ये कॉर्पोरेट हाउसेस अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और दूसरी तरफ जो एक इंटेलेक्चुअल माफिया है पूरे वर्ल्ड में, जो कि कॉलम्स लिख लिख के मीडिया को यूज कर करके एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं जिसका फैक्ट से कुछ लेना देना नहीं होता है, जिसमें वन साइडेड रिसर्च, वन साइडेड फैक्ट्स को बताया जाता है और इस तरह से एक देश में एनार्की और सिविल वॉर क्रिएट किया जाता है। आप खुद सोचिए, अगर ऐसा नहीं है तो एक देश में 60 साल से ये चाइना का प्रॉक्सी वॉर जो है माओइज्म का कैसे चला। अगर ये सच नहीं है तो मुझे ये बताइए, बाकी भारत पार्टीशन को भूल चुका है लेकिन कश्मीर में ये पार्टीशन आज तक कभी खत्म नहीं हुआ, ऐसा क्यों? आप खुद इस पे गौर करिए। मेरा मकसद आज सिर्फ ये था कि जस्ट टू मेक यू अवेयर कि अब जो कोरोना के बाद चूंकि इकोनॉमी इतनी बुरी तरह इफेक्ट होने वाली है, लोगों की काम धंधे बंद होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और मुझे लगता है 6 महीने 1 साल तक काफी एक समस्या संकट की घड़ी है। ऐसे में चाइना को इस बात का डर है कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया के जितने कंट्रीज हैं, FDI है, वो शिफ्ट होके कहीं धीरे से भारत की तरफ ना चला जाए, क्योंकि भारत ही सबसे लार्ज डेमोक्रेसी है और जो कि एक सत्य ऐसा होगा ही। और इस डर से चाइना जो है भारत में एनार्की फैलाने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ हमसे खार खाई जो इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद भारत से एक तरह का बदला लेना चाहती हैं,
ये दोनों एजेंसीज मिलके इंडिया के अगेंस्ट एक साइबर वॉर को यूज करके 5G वॉर जिसको बोलते हैं, उस इन्फो वॉर को यूज करके इंडिया को डिस्टेबलाइज करके इंडिया में एनार्की और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो अमेरिका में हुआ है सिर्फ ट्रेलर है। अगला जो इनका अटैक है वो यूरोप और इंडिया जैसी कंट्रीज में होने वाला है, क्योंकि सारी गवर्नमेंट्स जो है वो इकोनॉमी के पीछे लगी हुई है, फिर से अपने को रीस्टैब्लिश करने, रिहेबिलिटेट करने, इकोनॉमी को ट्रिगर ऑफ करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में जो है उनका ध्यान जो है वो इतना इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी पे नहीं होगा। इसलिए टेररिस्ट फोर्सेस के लिए ये एक वो उसको गोल्डन टाइम, एक सुनहरी मौके की तरह से देखते हैं। इसलिए अब जो पूरी जिम्मेदारी है वो हमारे यूथ, हमारे मिडिल क्लास के ऊपर है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा न्यूज का कंजम्पशन है, जो सबसे ज्यादा इन्फो वॉर के जो जिनके थ्रू जो मीडियम है वो यूथ और मिडिल क्लास है। इसलिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज कि हम इस देश को किसी भी तरह से फिर से एक पुनर्निर्माण के रास्ते में ले जाएं। इसको फिर से जो हमने पिछले 3 महीने में खोया है उसको फिर से कवर अप करें। हम लोगों के लिए अभी बहुत जद्दोजहद से मशक्कत करके, बहुत मेहनत करके इस देश को फिर से स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भी एक गोल्डन मूवमेंट है, हमारे लिए इतना सुनहरा मौका है आज भारत को फिर से वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज में, 3 स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन में, और जो विश्व गुरु बनने का जो सपना भारत का आम आदमी देखता है उसके लिए एक गोल्डन मूवमेंट है। क्योंकि मैं इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी की तरह से देखता हूं। अगर हम सब मिलजुल के एकजुट होकर आगे बढ़े तो कोई दुनिया की ताकत अब भारत को रोक नहीं सकती। और इसी खतरे की वजह से आज जो अर्बन नक्सल्स का जो इंटरनेशनल फेडरेशन है वो भारत को किसी भी तरह से सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहता है। इसलिए ये पूरे जोर शोर से इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको ये बात आप नोट कर लीजिए, ये रिकॉर्डेड भी होगा, इसको फिर से आप 3-4 महीने बाद देखिएगा, जब थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल होगी। आप देखिएगा किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स जो हैं भारत में फिर से डिवाइड करने के लिए, वायलेंस लाने के लिए और एक तरह से स्टेट के अगेंस्ट अटैक करने के लिए और स्टेट को किसी भी तरह से आर्म्ड वायलेंस के साथ उसको डिस्टर्ब करके कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जो है ये दिल्ली, शाहीन बाग जैसे कई सारे एरियाज और कश्मीर, इन 3 जगह से होगा। आप सबको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इस बात को मैं चाहता हूं, सिर्फ मैंने आपको कुछ थॉट्स दिए हैं, मैं डिटेल में अभी इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसका सही वक्त नहीं है। मैं कोरोना के वक्त में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स नॉइज क्रिएट नहीं करना चाहता हूं। आप जाके थोड़ा रिसर्च करिए, इन भारत के अगेंस्ट जो ये इन्फो वॉर चल रहा है, जो साइबर वॉर चल रहा है, उसके ऊपर रिसर्च करिए। आप खुद अपनी चेतना को जगाइए, आप खुद अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और अगर आप यंग लोग हैं तो आप इन लोगों को एक्सपोज करिए। आप अगर बहुत डिटेल्स चाहते हैं तो मेरी बुक अर्बन नक्सल्स आप आई एम बुद्धा साइट से खरीद सकते हैं। आप उस बुक के कई सारे रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। आप बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम फिल्म देख सकते हैं और आपको समझ में आएगा किस तरह आप ही को यूज करके, आप ही के फोन के डिवाइस को यूज करके, आप ही के अगेंस्ट एक सिविल वॉर का पूरा प्रायोजन है। और आप इसके विक्टिम ही नहीं, आप इसमें एक उनके लिए सोल्जर की तरह काम कर रहे हैं और आपको ये बात पता भी नहीं है। आज रात से ये खत्म हो जैसे ही, उसके बाद आप इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करिए। मेरी किसी बात को नहीं मानिए। आप, मैंने जो कुछ भी बोला है उसको आप उठा के कचरे की पेटी में फेंकिए, पर आप इस पर रिसर्च करिए। आप सो नहीं पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि भारत के अगेंस्ट कितनी बड़ी ताकतें किस तरह से एक सिविल वॉर क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। और यही कारण है कि मैं इसके पीछे पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं भारत के यूथ को जागरूक, उनको इंस्पायर, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो अपना सारा काम भारत को स्ट्रांग बनाने में, एक प्रोडक्टिव, एफिशिएंट, एक स्ट्रांग इकोनॉमी बनाने में लगाएं, खास तौर पे अब कोरोना के बाद। तो मेरे को आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब में इतने ज्यादा प्रतिभा है, इतनी क्रिएटिविटी है, उसको यूज करिए और भारत को स्ट्रांग नेशन बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। यही आपकी इस देश के लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। धन्यवाद। जय हिंद। आपने बहुत सारगर्भित तरीके से
पूरे देश में जो एक अर्बन नक्सल का एक षड्यंत्र जो चल रहा है उसको आपने बहुत अच्छे से युवा वर्ग के लिए रखा है। हम छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ में हम जिस तरह के षड्यंत्र को देखते हैं उसमें से ये है कि समाज के अंदर में कैसे विष बह जाते हैं, कैसे समाज जो हमारा एकात्म है उसको हम बिखरने के लिए, चाहे वो कभी दलित के नाम पे हो, कभी वो जनजातीय आदिवासियों के नाम पे हो, कभी वो अल्पसंख्यक के नाम पे, तो धर्म और समाज के नाम से समाज को बांटने के जो षड्यंत्र है वो तरह तरह से हो रहे हैं। मैंने अभी आपका जो पूरा ये व्याख्यान सुना उसमें आपने यूथ से एक उनको इंस्पायर कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक इसके उलट जो है जो ये अर्बन नक्सल्स हैं वो भी यूथ के बीच में ही अपना काम कर रहे हैं और वो यूथ को मोटिवेट और इंस्पायर करके समाज के बीच में एक दरार जो हमारे फॉल्ट लाइन्स होते हैं उनको और गहरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे समय में आप क्या सोचते हैं कि हमें कैसे रणनीति बनानी चाहिए अपने सामाजिक और व्यक्तिगत हमको कि हम युवाओं को इनसे कैसे बचा सकें? देखिए, इनकी पूरी जो स्ट्रेटेजी है मैंने बुक में लिखा हुआ है कि इनने अपने जो डॉक्यूमेंट है इनका उसमें इनने स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि किस तरह से वीकर सेक्शन को, लेबर को और यूथ को एक तरह के आर्म और एम्यूनिशन की तरह से इस्तेमाल किया जाए। आर्म एंड एम्यूनिशन मतलब अगर आप यूथ के दिमाग में घुस गए तो उसको आप एक बम की तरह, एक बंदूक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी, आप भी यूथ यंग रहे, मैं भी रहूं, आप जानते हैं जब 18-19 साल का लड़का आता है तो वो यही चाहता है किसी तरह से समाज को बदला जाए, क्योंकि उसका असंतुष्ट होता है समाज को और इसका फायदा उठाता है। तो और देखिए, जो जमीन से जुड़ा एक मध्यम वर्ग का जो लड़का होता है वो क्या चाहता है? 2-3 चीजें चाहता है। एक तो वो चाहता है इनजस्टिस नहीं हो, दूसरा वो चाहता है कि मेरे माँ बाप के साथ जो इनजस्टिस हुई वो मैं उसको जस्टिस दिलाऊं उनको, और तीसरा जो है वो चाहता है कि भारत का नाम जो है विश्व में काफी अच्छा हो और मैं कभी भी भारत की बात हो तो भारत का नाम लोग कर सके। ये लोग जो है पहली जो 2 बातें हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। पहले तो उसको ये समझाते हैं यूथ को कि देखो ये सारी जो इनजस्टिस है ये इनके कारण है, यानी जिसको ये दुश्मन समझते हैं, ये स्टेट को दुश्मन समझते हैं, ये डेमोक्रेसी को दुश्मन समझते हैं और उसका फायदा उठा के कहते हैं देखो माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो रहा है, देखो ये दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। पर मजे की बात यह आप देखिए कि जो भी यूथ इस अत्याचार के लिए उनके साथ जुड़ता है उसने वो अत्याचार तो कभी देखा नहीं है। उसको एक रोमांटिक सा आइडिया है इस अत्याचार को, वो गांव खेड़ों के अत्याचार को जानता तक नहीं है, उसको ये तो कोई बताता नहीं है, कोई उसको स्कूल, आप तो छत्तीसगढ़ के आप जानते हैं, मैंने तो इतना रिसर्च किया वहां जाके, तो आप तो जानते हैं कि वो सड़कें फटने की तो फोटो उसको दिखती नहीं है, उसको जो है स्कूल जलाने की तो फोटो दिखती नहीं है, उसको वो लोग हॉस्पिटल जलाने के वीडियो तो दिखाते नहीं है, एक्सटॉर्शन जो करते हैं छोटे तेंदुआ पत्ते वालों का उनका तो दिखाते नहीं है, 1000 रुपया जो ट्रक वालों को मार पीट के लेते हैं वो तो दिखाते नहीं है। उसको क्या दिखाते हैं? एक गरीब दलित कहीं बैठा होगा या गरीब आदिवासी होगा, उसकी कभी कोई पिटाई लगा रहा होगा या पुलिस वाला, वो वीडियो को लेके इतना उसका प्रचार कर देंगे, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इतना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर देंगे। और तो वो जो लड़का कॉलेज में पढ़ता है बंबई या दिल्ली में, कहता है अच्छा ये सरकार इतना अत्याचार करती है। अब वो कभी बस्तर गया नहीं, उसको ये तक नहीं पता कि बस्तर है कहाँ। ये जो 99% लोग जो एक्टिविस्ट बने घूमते हैं, नाम नहीं लूंगा, आप सबको जानते हैं, सोशल मीडिया में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के भी कई सारे हीरो हीरोइन जो यंग लोग हैं वो इतने वो प्लेकार्ड लेके खड़े हो जाते हैं, तो आधे से अधिक को तो ये भी नहीं पता होता है किस बात का प्लेकार्ड लेके खड़े हो रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कथुआ जब केस हुआ था तो कथुआ केस में बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, उनका नाम नहीं लूंगा अभी, पर आप जाके पता कर लीजिए इंटरनेट में, तो उनने जाके वो प्लेकार्ड पकड़ा था जिसमें कि उनने हिंदुओं पे दोष लगाया था, राइट, देवी स्थल बोल के उस हिंदुओं पे दोष लगाया था कि देखो हिंदू लोग जो है मंदिर में ये करते हैं कुकर। और उसके बाद उनसे किसी लोगों ने पूछा कथुआ कहाँ है, उनको पता नहीं था। कुछ में 1-8 महीने बाद उनसे इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया कि आपने कथुआ को लेके वो खड़ी हुई थी आप, तो उसके बारे में अभी आपका क्या विचार है, वो बात तो उल्टी निकल गई। चलिए मैं तो कभी नहीं खड़ी हुई थी। तुमने कहा नहीं आपकी तो फोटो उन्हें दिखाया। चला अरे मैं तो अपनी वैनिटी वैन से उतर रही थी, मुझे दूसरी एक्ट्रेस ने लाके कहा ये खड़े कर लो, तो मैंने पकड़ लिया, फोटो खिंचा ली। अब ये समस्या है।
ये समस्या है। जेएनयू में जब लड़के लोग देश को तोड़ने के लिए आंदोलन करते हैं तो फिल्म, जिसकी फिल्म रिलीज होने वाली है, उसको कुछ पीआर वाले लोग जो हैं, जो कि अर्बन नक्सल्स हैं, वो लोग कहते हैं कि चलो आपको जेएनयू में चले तो वहां बड़ी पब्लिसिटी मिलेगी क्योंकि वहां सारा का सारा मीडिया होगा। तो वो चले जाते हैं वहां पे, और वहां चले जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि मुद्दा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद खड़े हो जाते हैं और उनको फॉलो करके तमाम हजारों लाखों जो लोग हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं। और जब मैं, विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो फिर बॉलीवुड में जो पूरा लेफ्ट और जो अर्बन नक्सल लोगों का ग्रुप है वो कहते हैं इस आदमी के साथ काम नहीं करो क्योंकि ये तो हमारा सीक्रेट दुनिया को बता रहा है। तो ये जो है यूथ भी हमारा ऐसा कुछ हो गया है कि वो खुद रिसर्च भी नहीं करना चाहता है, वो सोशल मीडिया में जो बात पढ़ लेता है बस उसी को सच मान के आगे बढ़ने लगता है, उसको लगता है हाँ ऐसे ही। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये मैं तो नहीं है, ये तो दुनिया की कोई भी आदमी देखे तो वो ये तो बता ही सकता है कि हमारी फिल्मों में किस तरह का एक नैरेटिव चलता है। अभी तक जो मेरी फिल्म के पहले, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम के पहले तक नैरेटिव ये चलता था कि नक्सल लोग जो है वो बड़े अच्छे लोग होते हैं और वो समाज सेवा कर रहे हैं और वो जो है आदिवासियों के भले के लिए ही काम करते हैं, और चूंकि उनके बचपन में उनके साथ अत्याचार होता है इसलिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। लेकिन जब पकड़े गए वो तो 5 अर्बन नक्सल थे, वरवरा राव जी, सुधा भारद्वाज जी और अपने गोंजाल्वेस साहब जी, ये सब जो लोग थे ये तो लगातार कश्मीर में बंदूक उठाने की बात करते रहे। ये लोग अगर आप देखिए जो इनके वो जो जग अलग करके जो इनका वो है पूरा, आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ में सुधा भारद्वाज जी वगैरह जिसकी वो है, ये लोगों ने आज तक कभी किसी आदिवासी का लीगल केस नहीं लड़ा। ये तो सिर्फ नक्सल लोगों को जेल से छुड़वाने के लिए करते हैं। बंदूकें उठवा, जो लोग बंदूक उठाते हैं उनके साथ जुड़ते हैं। अरुंधति रॉय जी जो वहां जाती हैं वो नक्सलों के साथ घूमती हैं, आदिवासियों के साथ तो घूमती नहीं है। उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो तो नक्सली जो बंदूक पकड़ के खड़े उन लोगों के साथ है। तो उन नक्सलियों को बताइए वो कहां से शोषित है? इनका तो शोषण नहीं हुआ, वो तो बंदूक लेके मार रहे हैं लोगों को, वो तो सेना के जवानों को मार रहे हैं। तो आदिवासी के घर में तो जाके कोई रोटी नहीं खाता है, सब नक्सलियों के साथ घूमते हैं और फिर कहते हैं आदिवासी के साथ जुल्म हो रहा है। ये जो उल्टा नैरेटिव है, जब मैं इसके बारे में उल्टी बात करी, उसके पहले तक आप देखिए डकैतों को ये लोगों ने सेलिब्रेट किया है, टेररिस्ट लोगों को ये लोग सम्मानित करते हैं, नक्सल लोगों को ये लोग ऐसा दिखाते हैं। पहली बार मैंने इनका भांडा फोड़ किया। ये जो है शहरी और जंगली जो नक्सली है ये सब आपस में मिले हुए हैं, इनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट शहर से मिलता है, इनकी फंडिंग जो है वो शहरों से होती है। तो ये लोग मेरे दुश्मन बन गए। पर चलिए, अब अगर लड़ाई लड़नी है तो पूरी अंत तक लड़ी जाएगी। तो यूथ के साथ मैं बस इतना कहना चाहूंगा, यूथ को अपना रिसर्च करने की आवश्यकता है। उनको सब पूरा बस्तर में, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है ये समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विवेक जी, आपने ये बात तो बहुत अच्छी कही कि आपने एक परिवर्तन तो लाया है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि और आपकी तरह कुछ ऐसे फिल्मकार हैं जो रियलिस्टिक चीजों को दिखाए? जैसे एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि जिस संदर्भ में हम ये आयोजन कर रहे हैं कि तिएननमेन की जो घटना हुई थी 4 जून 1989 की, उसमें कैसे एक लोकतांत्रिक तरीके से जो छात्र अपने ही देश की सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, उनको बर्बरता से कैसे उनकी हत्या की गई। तो ये जो हमारे देश में भी माओविस्ट हैं या अर्बन नक्सल्स हैं, ये यही नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि वर्तमान में जो कुछ है वो अच्छा नहीं है, हम जिसका सपना देख रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और चाइना में जो अच्छा है ये मानकर किया जा रहा है, वहां किस प्रकार के अपने लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो क्या ये दो कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ इस तरह की भी जो चीजें हैं वो सामने अगर आने लगी तो क्या यूथ उनसे प्रभावित होगा और माओविस्ट के खिलाफ में या उनके उस भ्रम से बाहर निकलने की कोशिश करेगा? पहली बात तो मैं इसका बड़ा संक्षिप्त में जवाब है। पहली बात तो बताएं सपना क्या है। सपना बताना नहीं और सिर्फ सपने का वायदा कर देना कि हम देखेंगे, पर वो क्या देखेंगे ये तो बताएं। अगर आजादी चाहिए तो किस चीज से आजादी चाहिए ये तो बताएं। आज भारत को आजादी चाहिए, करप्शन से आजादी चाहिए, भारत को इनएफिशिएंसी से आजादी चाहिए, भारत को ये तोड़फोड़ करने वाले लोगों से आजादी चाहिए, भारत को बंदूक उठा के डेमोक्रेसी में घूमने वाले नक्सलियों से आजादी चाहिए, भारत को कश्मीर में जिहादियों से आजादी चाहिए। वो तो कोई बोलता नहीं है, पर किस चीज से आजादी चाहिए ये बताते नहीं। आजादी आजादी के नारे लगाते हैं ये लोग। बात तो करते हैं हम देखेंगे, पर क्या देखेंगे ये नहीं बताते हैं। और इसलिए जो यंग लोग हैं
उनको सपना दिखा दिखा के ये भ्रमित करते हैं, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। दूसरा, जो ये लोग ने जैसे शाहीन बाग में जिस तरह से बच्चों को और औरतों को सामने करके उनको एक्सप्लॉइट किया, तो असली एक्सप्लॉइटेशन ये कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए, इसके खिलाफ बातचीत होनी चाहिए बहुत जोर शोर से। और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि और जो है समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, देश से जुड़े हुए, देश से प्यार करने वाले जो लोग हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इन सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए। और अंत में मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं सारे यंग लोगों से एक अपील करता हूँ, ये इन्फोवॉर में भारत को ये बदनाम करना चाहते हैं सारी दुनिया में, तो आपके ऊपर आज जिम्मेदारी और आपका कर्तव्य ये है, आप रोज सोने के पहले भारत की जो महानताएं हैं, भारत की जो आज की जो स्ट्रेंथ्स हैं, भारत की जो तरक्की है, भारत का जो डेवलपमेंट है, भारत की जो सोच है, भारत के बारे में कोई ना कोई एक अच्छी बात अपने सोशल मीडिया में लिखिए, उसके बगैर आप सोइए नहीं। इसी को समझ लीजिए देश के लिए, जो आप जिसको नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद कहते हैं, आज यही राष्ट्रवाद है, इन्फोवॉर से लड़ने का यही तरीका है। आप देखिए, वरना विकिपीडिया में, गूगल में वो हर चीज जो कि भारत के साथ जुड़ी है उसके बारे में नेगेटिव बातें लिखी हुई हैं, इसलिए क्योंकि नेगेटिव बात लिखने वाले नंबर में बहुत ज्यादा है। आपको नंबर चेंज करना पड़ेगा, आपको भारत के बारे में अच्छी बातें लिखने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग मिलते चाहिए, और ये आज भारत के हर युवा के ऊपर जिम्मेदारी है। मैं एक ही नसीहत देता हूं, सिर्फ इतना करिए और यही आपका राष्ट्रवाद होगा, यही आपकी राष्ट्र सेवा होगी और यही आपका धर्म भी है, इसके अलावा और कोई बात नहीं।